आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मॉडल सेट 5 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और देखिए साइंस का ये हमारा लास्ट मॉडल सेट है और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए जैक बोर्ड की ओर से जितना मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और देखिए ये जो हमारा क्लास 10th का ये जो साइंस है, यहाँ पर कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर का होगा हमारा, ठीक है। और बात रहा टाइम का, तो यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो चलिए मॉडल सेट 5 के कंप्लीट सॉल्यूशन को बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देखिएगा कभी भी अगर आप टॉर्च में, जैसे मान चलिए आपका टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च मारिएगा तो ये जो प्रकाश का जो किरण निकलेगा एकदम सीधा निकलता है, कभी भी ऐसा थोड़ा ना निकलता है। क्या होता है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर और सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी परावर्तक पृष्ठों पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए जो एफ होता है ना, एफ बराबर होता है r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधी। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2 और यहाँ पर r यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर बटा 2, 2 के 2, 2 2 20, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर आया 10 है कहीं पर, हाँ बिल्कुल है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसका रहेगा सही आंसर। क्लियर है। आगे देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए यहां पर अवतल दर्पण का बात हो रहा है और वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये हमारा होता है ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं पी यानी कि पोल। अब देखिए यहां पर होता है मुख्य फोकस, यहां पर होता है हमारा सी। और देखिए वस्तु कहां पर है, हमारा वस्तु है हमारा सी पर। तो जब वस्तु सी पर होता है जो इसका प्रतिबिंब बनता है ये भी सी पर ही बनता है और ये समान आकार का बनता है, समान साइज का बनता है और उल्टा बनता है। बात समझ में आया। तो कहां पर रहेगा वस्तु, वस्तु है सी पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, या फिर ए और बी दोनों होता है, या फिर कोई नहीं। देखिए यहां पर अगर एक्चुअल में देखा जाए, इस बात को समझिए आप, ठीक है। यहां पर अगर एक्चुअल में देखा जाए जो अवतल दर्पण होता है इसमें कुल मिलाकर 6 केस बनता है। 6 केस हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, मतलब जो किरण आरेख का 6 केस यहाँ पर कुल मिलाकर पढ़ते हैं। तो जो 5 केस होता है, 5 केस में इसका जो मतलब प्रतिबिंब बनेगा, 5 केस में हमारा क्या होता है, वास्तविक बनता है। 5 केस में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। और एक जो केस हमारा हो जाता है उस केस में हमारा क्या बनता है, आभासी बनता है। बात को समझिए, 5 केस में हमारा वास्तविक बनता है और 1 केस में हमारा क्या बनता है, आभासी बनता है। तो यहां पर अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, एक्चुअल में देखा जाए तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है। तो यहां पर हम लोग ए और बी दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि क्या बताइए दोनों ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आभासी भी बोल सकते हैं, वास्तविक भी बोल सकते हैं। आप किरण आरेख को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए 5 केस आपका वास्तविक बनता है और 1 केस आपका आभासी का बनता है। क्लियर है। तो इसका भी तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर सी को या हम लोग सही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य दर्पण का बात हो रहा है, ठीक है। तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए सोलर कुकर बोलिए या फिर सोलर कुकर, तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः है। देखिए यहां पर फोकस दूरी हमें दिया गया है, एफ बराबर कितना दिया गया, -15 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा दर्पण होगा और कौन सा लेंस होगा। तो देखिए जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस वाला होता है। और जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस का भी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो इसका सही होगा क्या हो जाएगा कि दोनों अवतल होगा। क्या होगा, दोनों अवतल, माने अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। क्लियर है। तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10
कि किसी लेंस की क्षमता यानी कि P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है, तो देखिए P बराबर होता है 1/F। P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। और ये जो P होता है इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता या फिर लेंस की शक्ति, जिसका SI मतलब होता है डायोप्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं D। क्लियर है। आगे देखिए, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। तो देखिए लेंस का अगर बात करें तो M बराबर होता है V/U। लेंस में बात करें तो M बराबर होता है V/U, और अगर दर्पण में बात करें तो M बराबर होता है -V/U। तो यहाँ पर लेंस का बात हो रहा है, तो देखिए M बराबर V/U कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अल्पतम दूरी यानी कि जो निकट का जो बिंदु होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु यानी कि जो मतलब मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, वो अनंत होता है, यानी कि इन्फिनिटी जिसको बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये शायद आपका मॉडल सेट 4 में भी ये क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। और देखिए जो मानव नेत्र होता है इसमें हमारा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, याद रखिएगा, छोटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो है ना, दो ठो का बात हो रहा है। तो दो ठो का जब भी बात होता है यहाँ पर बोलेंगे द्विविस्थापन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए ये जो उपचयन है ना, उपचयन में क्या होता है, O2 का योग होता है, यानी O2 यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि O2 का क्या होगा, वृद्धि होगा। यहां पर अगर बात करें अपचयन का, अपचयन, ठीक है, अपचयन में क्या होता है, O2 का ह्रास होता है, यानी यहां पर O2 की क्या होगी, कमी होगी, O2 की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। X का नाम क्या है, तो X का नाम क्या हो जाएगा, CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो जो धातु का जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, ये चित्र क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है चित्र में कि ये जो हमारा ये अम्ल है, और अम्ल से हमें सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर चेतावनी दिया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। क्लियर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये जल की बर्बादी को रोका जाए ये तो है ही नहीं, धूम्रपान से बचिए तो है नहीं, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए ये भी है नहीं, तो है क्या, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि क्षारक जल में घुलकर कौन आयन देता है। बच्चा जानता है कि OH- आयन देता है, और अम्ल क्या करता है, तो अम्ल H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल H+ देता है, क्षारक OH- आयन देता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, यानी कि H2 गैस निकलेगा। बात क्लियर है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए नाम इसका क्लोर और क्षार, क्लोर यानी कि क्लोरीन और क्षार यानी कि क्षारक, यहाँ पर क्षारक बनता है। और देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये क्या एक क्षारक है। और यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 का क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्या है कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। ठीक है, स्वाद में कड़वा, स्वाद में कड़वा कौन होता है, क्षारक होता है। और वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, और पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि निम्नलिखित में किस पीएच वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो जिसका पीएच मान 5 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। क्लियर है, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है। गैस फट की ध्वनि के साथ जलती है, वो गैस कौन सा है, तो वो गैस है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के साथ जब हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम लोग क्या ले जाते हैं, तिल्ली यानी मोमबत्ती ले जाएं, तिल्ली ले जाएं, मोमबत्ती ले जाएं, तो जो ज्वाला होगा उसको वहां पे जब मतलब हाइड्रोजन गैस टकराएगा ना तो फट का आवाज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तो सब कुछ होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहां होता है। तो भोजन का अवशोषण कहां होता है, तो छोटे आंत में होता है, याद रखिएगा।
रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो जो प्लेटलेट्स है ये मदद करता है। आप देखे होंगे कि जब हमारा कहीं पर भी कट जाता है तो खून निकलता है, और खून निकलते निकलते क्या होता है, वहां पर एक थक्का बन जाता है रक्त का। रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा तो खून निकलते रहेगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का जो बनता है किसके कारण बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? जिसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी जल का निकलना क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए 31 क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? देखिए जो मेन प्रोडक्ट निकलता है क्या होता है? मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। मेन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमारा होता है बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन 32 क्या है कि आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्लेष्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 32 हो गया, 33 अब देखिए क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो देखिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो यहाँ पर शाकाहारी कौन है? गाय है। तो गाय का यहाँ पर जो क्षुद्रांत होगा सबसे लंबा होगा, ठीक है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में क्या होता है? विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो ये है हमारा कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? पादप का बात हो रहा है, पादप का। तो पादप का मादा जनन अंग भाग क्या है आपको बताना है। मादा जनन अंग बोला गया है तो क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। ये जो परागकोश है, तंतु है, पुंकेसरी क्या है? नर जनन अंग है, ठीक है। और ये जो अंडाशय ये क्या है? एक मादा जनन अंग है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया और कोरोना। देखिए कोरोना का भी नाम आ गया है। तो कोरोना तो है नहीं, लैंगिक संचरण रोग। टाइफाइड भी है नहीं, कैंसर भी है नहीं, तो कौन है? गोनोरिया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वृषण में उत्पन्न होते हैं। और वृषण का संख्या कितना होता है? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया है वृषण का संख्या कितना होता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। तो ये जो शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ शुक्राणु उत्पन्न होता है? वृषण में उत्पन्न होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि तापीय विद्युत संयंत्र में, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि तापीय विद्युत संयंत्र में जो होता है उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उसमें ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस या फिर CO2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव गैस, या फिर आप इसको बायोगैस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा हमारा टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पर हमारा साइंस खत्म हो जाता है। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।